हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप साइंस के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, खासकर अगर आप क्लास 10th के हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैं एक और वीडियो बनाया हूं जो कि पार्ट 1 है और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूं, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो आज का समय ज़्यादा ना गवाते हुए मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। और मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के आवर्धन ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है या सीधा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा है, तभी आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। चलिए, क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है और एक वस्तु को दर्पण के सामने f दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए एक बनाते हैं हम उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, इधर फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र। तो कह रहा है फोकस दूरी f है और वस्तु को दर्पण के सामने f दूरी पर रखा गया, यानी यहाँ से सामने f दूरी पर ही रखा गया है। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और P यानी बोले तो ध्रुव के बीच कहीं भी रखें तो प्रतिबिंब हमेशा हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच ऑप्शन में ढूंढना है। तो अनंत पर, ये तो ध्रुव फोकस के बीच नहीं है, F पर ये भी नहीं, 2F पर नहीं, तो F/2 पर ही होगा ना। तो याद रखें कि जब भी हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने F दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब F/2 पर बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, F/2 पर। चलिए नेक्स्ट है, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की n गुनी है और आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो n के जगह क्या हो जाएगी? आधी। और आधी बोले तो 1/2 और 1/2 बोले तो 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0.5। चलिए अगला है, एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी का मान वस्तु की दूरी से कम है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी? कम होगी, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के भाषा को अच्छी तरह से समझना है। कह रहा है एक अवतल दर्पण है। चलिए मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब की दूरी का मान वस्तु की दूरी से कम है। और आप जानते हैं कि अगर हम वस्तु को यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। चलिए अगर हम वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो ध्रुव पर ही बनता है, तो यहाँ तो प्रतिबिंब की दूरी का मान वस्तु की दूरी से कम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब तो प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, लेकिन अगर हम जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत। यहाँ पर तो क्या हो रहा है? प्रतिबिंब की दूरी ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमको क्या चाहिए? प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ बनता है ना, उल्टा इधर बनता है। तो आप जानते हैं यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी अधिक हो गई, लेकिन हमको क्या चाहिए? प्रतिबिंब की दूरी कम हो। अब जब हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यहाँ तो दूरी बराबर हो गई है कि नहीं।
अब आगे रखते हैं, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बन जाता है आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि क्या है? वस्तु की दूरी से कम है। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम है। और आप ये जानते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है ना। तो यहाँ पर छोटा होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी? तो छोटा होगी ना, कम होगी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? कम, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है ना। आपको ध्यान से देना, ही प्राप्त होता है मतलब सीधा ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, समतल तथा उत्तल दर्पण में कि केवल उत्तल में? दोस्तों आप तो जानते हैं कि अवतल दर्पण में तो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, और समतल दर्पण में केवल सीधा ही बनता है, और उत्तल दर्पण में भी केवल सीधा ही बनता है क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा, समतल तथा उत्तल दोनों में। चलिए अगला है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण जो है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित, ये तो आपका हो गया अविलंब। ऐसी अविलंब पर लंबवत आपतित होती है। तो जब आपतित होती है तो उसी अविलंब पे लंबवत जैसे ही आपतित हुई ना तो परावर्तित भी लंबवत ही उसी पथ पर लौट जाती है। तो परावर्तन कोण का मान, तो परावर्तन कोण तो आप जानते हैं कि अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो अविलंब भी यही और परावर्तित किरण भी यही, तो यहाँ क्या बनेगा? 0 डिग्री ना। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हों तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम किसी समतल दर्पण की ओर जिस चाल से चल रहे हैं उसका प्रतिबिंब जो है आपकी और उसकी दुगनी चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आप चल रही हो तो आपको प्रतीत होगा दुगनी चाल यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए आगे है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही आसान है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये चेक करना है चारों ऑप्शन में कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। चलिए मैं देखता हूं ऑप्शन को। ऑप्शन ए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जी हाँ, आप तो पढ़े हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है, ये तो ऑप्शन सही होनी चाहिए। अगला क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। हाँ दोस्तों, प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही चलती है। आगे क्या है? समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। नहीं, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तन कर देती है, ना कि वो अवशोषित करती है। तो आपका जो कथन है गलत हो जाएगा। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये बात सही है कि हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि क्या है? गलत है। और हाँ, ये जो 3 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखे एक वस्तु का कितनी प्रतिबिंब बन सकता है? जैसे ही समतल दर्पण की बात आ गई, समांतर है और उसका प्रतिबिंब तो आपको याद आता होगा जब आप बाल बनाने जाते होंगे सैलून में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि अनंत प्रतिबिंब बन रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत।
नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण। दोस्तों एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण है ना। जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। आप जानते हैं कि जब भी कोई वक्रता केंद्र से होकर किरण गुजरती है तो गुजरने के बाद फिर से उसी पथ पे लौट जाती है कि नहीं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। चलिए आगे है किसी गोलीय दर्पण में जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी कि दर्पण के ध्रुव से गुजरेगी, कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी कि पूर्व पथ पर लौट जाएगी। दोस्तों अवतल दर्पण में जब भी कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस हो गया, फोकस से होकर गुजरती है तो वो जो किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये तो बड़ा ही आसान है और आप जानते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारभासी। और आप जानते हैं पारदर्शी के बारे में कि जब आपतित प्रकाश का किरण जो है पूरी तरह से यानी कि आर पार जब हो जाती है प्रकाश की किरण तो वो इससे माध्यम को क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और जिसमें कुछ भी पार नहीं कर पाता है वो अपारदर्शी है। जिसमें थोड़ा सा भाग ही, छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। चलिए आगे, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस वक्रता केंद्र की दूरी होगी। यहाँ फोकस वक्रता केंद्र नहीं, यहाँ होनी चाहिए फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25, यहाँ 25, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी 25, तो ये भी तो 25 हो जाएगा। वही तो कह रहा है कि फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। चलिए सभी कथन को पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला कथन है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ये तो कथन सही है। नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। ये ऑप्शन नंबर दूसरा तो गलत हो जाएगा। चलिए और कथन पढ़ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, एकदम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, एकदम से बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो कथन है गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। दोस्तों समतल दर्पण में तो आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, अरे उत्तल दर्पण में भी तो आभासी ही बनता है ना। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका चौथा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से
किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो आभासी प्रतिबिंब, और छोटा ये तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है कि नहीं? ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो आगे है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में एक केस होता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आंसर करेक्ट होगा। आगे एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी होगा और बड़ा होगा। ये आप जानते हैं, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है पीछे। चलिए नेक्स्ट है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा या उल्टा? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर पहला आंसर करेक्ट है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। ये तो लगता है रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जानते हैं, सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, समतल तथा उत्तल दोनों में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर, यानी कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है कि नहीं है? क्या कह रहा है कि वस्तु जो रखी है वो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या के दूरी के बराबर पर रखी हुई है, मतलब सी पर रखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु। तब तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो इसका 1.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। चलिए क्या कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर। आप जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ यानी कि फोकस पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस पर जब हम किसी वस्तु को, तो हाँ आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 60 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर होगा। आगे है एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा। दोस्तों ये तो आपको निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, मतलब u का मान कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। चूंकि ये अवतल दर्पण है ना, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोकस तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए निकालते हैं। आपको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, है ना, और 1/v बोले तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1/-60 सेंटीमीटर प्लस 1/-30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी, इसको हल करेंगे तो आएगा 60 सेंटीमीटर एलसीएम, 60 बोले तो -1
30 दूना 60 तो -2 -3/60 कटेगा -1/20 तो फोकस की कितना आया मान, फोकस दूरी बराबर आया 20 सेंटीमीटर माइनस में, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा r बराबर 20 दूना 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में ढूंढना है 40 सेंटीमीटर का है, दिख तो कहीं नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर से कम, जी नहीं 40 30 से कम नहीं है, 60 सेंटीमीटर से अधिक, 30 से अधिक और 60 से कम, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 40 सेंटीमीटर जो है 30 और 60 के बीच है। चलिए आगे है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको लग रहा है इसको भी निकालना पड़ेगा, तो जी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट का दिमाग लगाना है। देखिए एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, चलिए एक बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना लिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा ध्रुव, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। करा एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, यहाँ से यहाँ दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु को कहाँ रखी गई है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु कहाँ रखी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई, यानी कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है। और आप जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है वस्तु की तुलना में, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। हो तब आपको तो दिमाग में तुरंत आंसर आया होगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों जब भी आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आपको चतुर्थांश में ध्यान रखना है। आप जानते हैं यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0, है ना, तो मूल बिंदु को आप समझ लें कि ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। तो जैसे ही दूरी ये दाईं तरफ हो तो दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, आप तो जानते हैं। तो चलिए अब आते हैं दर्पण। तो दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करिए तो अवतल दर्पण इस प्रकार बनता है, यहाँ पे ध्रुव होता है और फोकस ये साइड होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक, यहाँ P बोले तो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ, मूल बिंदु की बाईं तरफ दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं किस प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये साइड होता है, तो यहाँ पे P यहाँ होता है, तो P से दाएं तरफ की दूरियां आप जानते हैं धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, आप कमेंट में बना करके जरूर इसका आंसर